हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगोड़ी आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स की फीलिंग वाली क्लास में। तो स्टूडेंट्स, मैंने डिसाइड किया है कि आज से हमारे चैनल पर क्लास 12th यूपी बोर्ड 2023 का मिशन कराया जाएगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं सेकंड फिजिक्स के और फर्स्ट फिजिक्स के, मैं दोनों ही इस सीरीज़ के अंदर लेने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th के हैं उनके लिए सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बखूबी प्रयास करूँगा हर डेरिवेशन को शॉर्ट टाइम में और बेहतर कराने का। तो चलिए भैया, आज से शुरुआत हो रही है पहली क्लास की। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। देखिए क्या है, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। अपवर्तन तो आप सभी लोग जानते हो, तो इसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट डेरिवेशन आता है, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें भैया क्या हुआ करेगा, हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं इससे अवतल और उत्तल दोनों तरह के गोलीय पृष्ठों के लिए ये कार्यरत होगा। तो आज इस डेरिवेशन को हम देखने वाले हैं, देखिएगा। तो भैया फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज का जो अपना जो डेरिवेशन है वो अपवर्तन के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि अपवर्तन होता क्या है। देखिए दोबारा समझिए क्या होता है। वैसे तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में सब कुछ आपको बता चुका हूँ। देखिए क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके भैया रास्ते में जो चेंजमेंट आती है, जैसे कि मान लो ऐसे जा रही थी, अब वो या तो ऐसे चली गई या ऐसे चली गई, तो यहाँ पे जो विचलन हुआ भैया इसी को कहते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन होता क्यों है, क्योंकि भैया आपको पता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है और कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है। जब चाल अलग होगी तो भैया उसका पाथ भी अलग हो जाएगा। आप लोग सपोज कर सकते हो, मान लीजिए कोई चीज़ स्पीड में जा रही है तो उसका डिस्टेंस कुछ कुछ ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं। एक सीधी लाइन में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी, उसका जो पाथ होगा वो अलग होगा। अगर उसकी स्पीड हम बहुत ही कम करते हैं या पहले से कम कर देते हैं तो उसका जो पाथ होगा, उसकी जो डिजाइन बनेगी उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा। तो वही खेल सेम टू सेम प्रकाश के साथ है। अगर प्रकाश की चाल एक स्पीड से चल रही है तो उसकी पाथ अलग होगा, अगर चाल में ज़्यादा हुई या कम हुई तो उसका पाथ अलग होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो भैया प्रकाश की चाल में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग में विचलन होता है। उसी विचलन को अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे हमारे सामने दो तरह के माध्यम होते हैं, एक तो विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। विरल माध्यम क्या होता है भैया, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश भैया स्वतंत्र हो, यानी कि अधिकतम चाल से गति कर पाए। सघन माध्यम क्या होता है, नाम से मालूम पड़ रही, सघन घना माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल थोड़ी सी कम हो जाए, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजमेंट आए। और मैं अभी भी बता चुका हूँ आपको भैया, जब प्रकाश की चाल में या किसी चीज़ की भी अगर चाल में आप परिवर्तन करोगे या परिवर्तन होता है तो उसके जो पाथ होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। आप इसका एग्जाम्पल घर पे भी कर सकते हो। कोई पाइप में से स्पीड से पानी आ रहा है तो उसका जो प्रेशर का जो पाथ बनेगा भैया कुछ इस तरह का बनेगा, दूर तक धार जाएगी, यानी कि एक लंबा सा इस तरह का पाथ बनेगा। अगर इसकी स्पीड को कम कर देते हैं तो भैया जो लंबा सा पाथ है वो छोटा होकर खत्म हो जाएगा, यानी कि चेंजमेंट हुआ। तो इसी तरह से आप प्रकाश को इमेजिन कर सकते हो कि इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर जो पाथ आ रहा है उसमें जो भी विचलन हुआ भैया वही क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब बात करते हैं अपने डेरिवेशन पर। देखिए क्या है, यहाँ पर एक भैया मैंने कांच का खोखला गोला लिया हुआ है, एस एस डैश। हम निकाल रहे हैं भैया क्या, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। तो भैया मैंने जो गोलीय पृष्ठ लिया, एक कांच का खोखला गोला था, उसको काट के आधा कर दिया और जे भैया मैंने एक गोलीय पृष्ठ ले लिया है। इसको मैंने नाम दे दिया एस एस डैश। बखूबी समझ में आएगा, धैर्य पूर्वक देखिएगा, ठीक है। एस एस डैश। आपको पता है भैया ये चीज जो होती है ये इसकी मुख्य अक्ष होती है। मुख्य चीज को कहते हैं भैया, यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं ध्रुव पी। दर्पण का ध्रुव पी आप सभी लोग जानते हो, कक्षा 10 से जानते हो। और भैया यहाँ पे मैंने कोई वस्तु मानी है, बिंदु ओ पर स्थित है, और ये भैया इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या है, सी है, ठीक। तो भैया मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई बिंदु ओ है, इस पर कोई वस्तु स्थित है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को लिखना है। अभी बता दूंगा एक तरह से बोल के, तो आप लोग सभी लोग आराम से लिख लेना वीडियो को बैक कर करके, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ बिंदु ओ पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब भैया जहाँ पर रखी हुई है तो जहाँ पर तो दो प्रकाश किरणें चली, एक किरण ऐसा चली, एक किरण ऐसा चली। समझ में आएगा, गारंटी है। तो देखो क्या हुआ, पहली किरण जो चली है मुख्य अक्ष के समांतर चली है, वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है। और ये बात आपको पता है, नहीं पता थी तो अब पता चल जाएगी कि भैया जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर और वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसका कभी अपवर्तन नहीं होता, वो सीधी की सीधी वैसे ही निकल जाती है।
पल्ले पड़ गया। तो भैया दो किरण चली, पहली तो कैसे चली, वक्रता केंद्र के समांतर चली। जो वक्रता केंद्र के समांतर चली वो मुख्य अक्ष के समांतर चली भैया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसी चली वैसी की वैसी ही पल्ली पार पहुंच गई। दूसरी किरण चली भैया, वो ऐसे चली, वो सीधी दर्पण पे गिरी। तो माना जो दूसरी किरण चली है भैया किसी बिंदु ए पर गिरी है। आपको पता है जिस बिंदु पर आके किरण गिरती है उसको भैया आपतन बिंदु कहते हैं, और जो किरण जाती है जो उसे बोलते हैं आपतित किरण कहते हैं। जो को जानते हो, नहीं जानते हो तो अब पता चल गया। तो भैया ये दूसरी जो किरण है वो दर्पण के किसी बिंदु ए पर गिरी आकर के। अब भैया देख रहे हो तो देखो ये यहाँ वायु है, जी कांच का गोला है, माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ पे भैया विरल माध्यम है, यहाँ कौन सा माध्यम आ गया, सघन माध्यम आ गया। जब भैया माध्यम चेंज हो रहा है तो प्रकाश का अपवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि भैया हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो जैसे ही यहाँ पे ये गिरा तो भैया यहाँ से इसका अपवर्तन होना था। अब तुम जानते हो कि जब अपवर्तन होता है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो भैया अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे तो अभिलंब था ही नहीं, तो फिर भैया मैंने अभिलंब को एज्यूम करने के लिए मैंने एक अभिलंब खींचा। यहाँ पे आप लोग जानते हो भैया अगर कोई गोला हो तो भैया उस गोले में परिधि के लंबवत कोई लाइन खींची जाए तभी तो अभिलंब कहलाएगी, और वो लाइन हमेशा सेंटर से होकर गुजरती है। आप लोग जो बात जानते हो चार्ट से, कोई आपका गोला है उस पर जो लंब कब कहेंगे भैया, जब वो सेंटर से होकर गुजरेगी वो लाइन। परिधि पे लंब कोई चीज़ तब होगी जब वो सेंटर से होकर जाएगी। तो भैया यहाँ पे तो हमने आधा खोखला गोला लिया था। आप जानते हो भैया ये क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र सी, इसको सेंटर मान करके अगर इसकी फीलिंग करी जाए तो भैया देखो ऐसे करके पूरा गोला बनेगा। तो मैंने क्या किया, ये इसका सेंटर मान करके मैंने एक लंब डाल दिया, समझने के लिए मैंने लंब डाल दिया, ताकि इसको नाम दे दो, चाहो तो CN कह देते हैं, ठीक है। एक मैं लंब डाल दिया CN। अब आगे चलो, प्रकाश किरण जी आएगी। अब देखो भैया जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। हमेशा क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो भैया वही काम यहाँ पे होने वाला है। ऐसे किरण आई, जानी चाहिए थी ऐसे करके, क्या जानी चाहिए थी, ऐसे करके, अरे मार करके सीधे में देखो कहाँ देख रहे हो, ऐसे चली किरण, यहाँ से भैया जानी चाहिए थी ऐसे करके, लेकिन भैया दूसरे माध्यम यहाँ से तुरंत चेंज हो रहा है, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होते ही खैर भैया जो अभिलंब हमने खींचा है जेरा भैया इसकी ओर झुक गई किरण, देख पा रहे हो ये झुक गई, ये ऐसे जानी चाहिए थी ऐसे करके झुक गई। ये क्या हो गया भैया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक है। अब ऐसे करके झुक गई, बहुत बढ़िया, ये सीधी चली गई। दूसरी जो किरण थी वो ऐसे करके वो सीधी चली गई। अब क्या करें, तो भैया देखो यहाँ पे तुम हमेशा जानते हो ये बात कि भैया प्रतिबिंब कब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनेगा, या जब दो किरण आपस में मिलेंगी उस कटान बिंदु पर बनता है भैया प्रतिबिंब। तुम देख पा रहे हो भैया कि जे किरण ऐसा जा रही है, जे किरण ऐसा जा रही है, जो जिंदगी में कभी मिलेंगी नहीं, इनका प्रतिबिंब वास्तविक कभी प्राप्ति नहीं होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि भैया जब ऐसे प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है तो हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं भैया कि प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा। तो ये किरण तो ऐसे कभी मिलेगी नहीं, तो अब इसको पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे तो मिलने से रही कभी नहीं मिलेगी। हम एज्यूम कर रहे हैं पीछे की ओर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भैया इस किरण को खींच के डाल लिया पीछे ऐसे करके, इस बिंदु आई पे डाल लिया है, और वैसे ही इस किरण को खींच के डाल लिया यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे हमने मान लिया इसका इमेजिनरी इमेज बन रही है। कैसा बन रहा है भैया, आभासी प्रतिबिंब बना यहाँ पे। कैसा बना, आभासी। हमने मान लिया कि इसका जो आभासी प्रतिबिंब है बिंदु आई पे बनता है, क्योंकि जब दो किरण काटती हैं प्रतिबिंब तब बनता है, लेकिन ये किरण कभी काटेंगे नहीं। तो हमने इमेजिन करने के लिए इन दोनों किरणों को पीछे की ओर खींच डाला है, बिंदु आई पे आकर के मिला दिया है, तो यहाँ पे इसका आभासी प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम जानते हो देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आई जो को जानते हो। ये पूरा डिस्टेंस है, देखो ये जी अभिलंब है, जी आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। आगे देखो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर कहलाता है। अब अपवर्तित किरण तो भैया ऐसे करके गई है, तीजे हमने हल्की सी पीछे बढ़ा रही है, तो ये जो किरण आई है अपवर्तित थी, तो भाई तो जो अपवर्तित किरण और जो अभिलंब इसके बीच बना कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण आर। जो को बात समझ में आती है, फीलिंग आ रही है, कोई टेंशन यहाँ तक अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद भैया फिर मैंने क्या किया है, इन ये तीन किरण यहाँ पे बन गई है तो अभिलंब हो गया। तो मैंने मान लिया इनके द्वारा बने हुए कोण क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ देखो ध्रुव से दूरियां नापेंगे, तो देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है आपकी वक्रता त्रिज्या, इस माइनस की लेते हैं, ठीक है, आर कैपिटल हो गया। उसके बाद प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी माइनस का लेते हैं वी, चिन्ह पर पाटी के अनुसार जानते हो तो कक्षा 10 से जानते हो। आगे बढ़ो, उसके बाद वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी लेते हैं यू, माइनस की लेंगे, ये बात जानते हो, कक्षा 10 से जानते हो, छोटी मोटी चीजें हैं। पल्ले पड़ गया तो भैया, तो यहाँ तक पल्ले पड़ी, क्या कहानी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक वस्तु रखी हुई थी, इससे किरण चली, दो किरण चली,
एक किरण सीधी चलेगी, इससे कोई मतलब नहीं था। एक किरण यहाँ पे गई जिसका भैया अपवर्तन हो गया, वो ऐसे चलेगी वो ऐसे चलेगी। इनकी इमेज कभी हमें प्राप्त होगी नहीं, रियल इमेज, तो हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। तो भैया इमेजिन करने के लिए मैंने इन दोनों को पीछे बढ़ा लिया। ध्यान रखो हमेशा, अगर किरण दो काटती हुई दिख रही है भैया तभी रियल इमेज बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा। अगर नहीं काट रही है, तुम जबरदस्ती मिला रहे हो, अभी एज्यूम कर रहे हो, हमेशा आभासी प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, पल्ले पड़ी कहानी। अब भैया जो काम करने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्टिंग कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा हाथी का पाँव होता है कि भैया अगर हैप्पी बिगिनिंग हो जाए तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब देखो कैसे करने वाले हैं काम, तो यहाँ गौर से समझना। देखो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लंब डाला है, लंब मैंने डाला है AM। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाला है, H लंबाई का एक लंब डाला है। क्यों डाला है समझ में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। अब यहाँ पे भैया झुकाव आ रहा है, इस रेखा को तो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं कर सकते ना, लंब को यूज कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या डाला, एक लंब डाला। तो अब स्टार्टिंग करते हैं डेरिवेशन की। देखिए अब से पहले इतना काम हुआ है, पहले हम इसको लिखेंगे। तो जल्दी से मैं बोल रहा हूँ, उसको सुन लो अच्छे से, वैसे ही आपको लिखना है। वीडियो को बार बार रिपीट करके भी आप लोग आराम से लिख सकते हो। देखो पहले क्या लिखेंगे, देखो माना कोई गोलीय पृष्ठ S डैश है। ठीक है, पहले क्या लिखोगे, माना कोई गोलीय पृष्ठ S डैश है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। बनाना सीखो भाषा, कोई किताबी भाषा नहीं दिखा रहा हूँ, भाषा बनाना सिखा रहा हूँ। भाषा बनाते कैसे हैं, एक बार चित्र याद हो जाए धुआं उड़ जाता है। ठीक है, जिसका वक्रता केंद्र क्या है, C है, जिसकी मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है जिससे दो प्रकाश किरणें चलती हैं। जिससे चलने वाली प्रकाश किरण पहली वाली मुख्य अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, जिस पर अपवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो बिना अपवर्तित हुए सीधी चली जाती है। बिंदु O से एक अन्य किरण चलती है जो गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु A पर आपतित होती है, किसी A पर आपतित होती है। ठीक है, जिसका भैया अपवर्तन के पश्चात जो के अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण I है तथा अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण R है। इतना काम करने के बाद फिर यहाँ पे लिखोगे नीचे क्या लिखोगे भैया, बिंदु O यानी कि वस्तु तथा ध्रुव P के बीच की दूरी माइनस का U है, वस्तु की दूरी, तथा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब व ध्रुव P के बीच की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस का V है, बराबर करके लिखोगे। फिर लिखोगे का वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, बराबर में लिख दोगे माइनस करके। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं जो काम करना है भैया, यहाँ पे जो त्रिभुज बनना है उसमें करना है। तो देखो पहला त्रिभुज OAC, दूसरा त्रिभुज IAC। बस हमें जो सारा काम करना है इस दोनों त्रिभुज में करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज OAC में, यहाँ देखो त्रिभुज OAC में क्या करना है। देखो OAC में कौन कौन से कोण भाग ले रहे हैं, एक तो अल्फा, एक जे पूरा I, एक जे भैया बाह्य कोण गामा। ठीक है, तो तुम जानते हो कक्षा 8 की प्रॉपर्टी होती है कि बाह्य कोण का योग बराबर होता है अंतः कोणों के योग के। अंतः कोण कौन से आ रहे हैं, एक तो जे अल्फा, एक जे I आ रहा हो, एक जे गामा आ रहा हो। तो जो गामा होगा भैया किसके बराबर होगा, सही सोच रहे हो, अल्फा प्लस I के बराबर होगा। यहाँ से क्या करेंगे, I का वैल्यू निकाल लो, I बराबर गामा माइनस का अल्फा, समीकरण नंबर 1 मान के रोक दो। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड नंबर त्रिभुज में IAC में। अब इसमें कौन कौन से कोण भाग ले रहे हैं, एक तो बीटा है, एक जे आर है, एक जे गामा है। इसमें भी बाई कोण आ रहा है, तो सेम प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, यानी कि बीटा और आर का जो टोटल होगा वो गामा के बराबर होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज IAC में क्या लिखोगे भैया, गामा बराबर बीटा प्लस आर, यानी कि आर बराबर गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 2। बात समझ में आती है। इतना करने के बाद आपको भैया यहाँ पे लिखना है, यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 हो तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो, तब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम जानते हो, तब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है भैया जानते हो, भूल गए, ये होता है भैया 1n2 बराबर साइन I बट्टे साइन R। इस चीज को खोल के लिख सकते हैं कैसे करके, n2 अपॉन n1 करके। इतना काम आपको इतना करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इतना करने के बाद आपको इसमें ट्रायंगल छांटने, एक तो जे वाला एक जे वाला। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपको I और R के वैल्यू निकाल लेने इस तरह से। उसके बाद तुरंत ही आपको क्या लगाना है, स्नेल का नियम लगाना है, 1n2 बराबर साइन I बट्टे साइन R बराबर n2 अपॉन n1। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, यदि
गोलीय पृष्ठ का व्यास अत्यंत सूक्ष्म हो, यहाँ देखो ये जब व्यास अत्यंत सूक्ष्म होगा तो ये सारी क्रियाकलाप बहुत छोटा हो जाएगा। जब व्यास सूक्ष्म होगा तो भैया आपके दो आपतन कोण और अपवर्तन कोण भी बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। जब व्यास छोटा हो जाएगा तो भैया ये जो बिंदु एम है जो बिंदु पी के अत्यंत समीप आ जाएगा, यानी कि एम लगभग बराबर होगा काय के पी के। एम लगभग बराबर होगा काय के पी के, यानी कि सीधी सी बात यह है कि अब पी का रोल एम अदा करेगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो भैया आपका आपतन कोण है वो उसकी ज्या के बराबर हो जाता है और अपवर्तन कोण भी उसकी ज्या के बराबर हो जाता है। दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जब दर्पण अत्यंत छोटे व्यास का होगा, बहुत कम व्यास का होगा, तो भैया हमेशा याद रखो जो आपतन कोण होता है वो अपनी ज्या के बराबर हो जाता है और अपवर्तन कोण भी अपनी ज्या के बराबर हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करने वाले यहाँ लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास अत्यंत सूक्ष्म हो या बहुत छोटा हो, तो भैया यहाँ पे लिखोगे आई बराबर साइन आई और आर बराबर साइन आर। और जैसे ये चीज़ या तुम रखोगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा भैया N2 अपॉन N1 बराबर आई अपॉन आर। देखो मज़ा आ रहा है, इसका कर दो कैंची गुणा, तो भैया क्या होगा N1 N2 आर बराबर N1 आई। अब भैया आर और आई का मान उठा के यहाँ से रख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर N2 आर का मान बोलो कितना है, आर का मान है गामा माइनस बीटा बराबर N1 आई का मान बोलो कितना है, आई का मान है भैया गामा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अंदर कर दो गुणा, तो क्या आएगा N2 गामा माइनस N2 बीटा N1 गामा माइनस N1 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा यहाँ से मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। देखो भैया क्या होगा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, गामा गामा एक तरफ कर ले रहा हूँ और अल्फा बीटा वाले एक तरफ कर ले रहा हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी प्लस में हो जाएगी, यानी कि N1 अल्फा माइनस N2 बीटा बराबर गामा वाला उधर चला जाएगा, इधर अभी प्लस का है, उधर हो जाएगा माइनस का, यानी कि गामा इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, गामा कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा आपका N1 माइनस N2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, इसको मान के समीकरण नंबर 3 मान करके छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा रह गया डेरिवेशन, अब क्या करना है हमें भैया, अब अल्फा बीटा और गामा की जुगाड़ करनी है, इसमें ला करके रख देना है भैया, वही अपना राइट आंसर होगा। तो भैया अब जुगाड़ करते हैं अल्फा बीटा और गामा की, तो यहाँ पे आपको फिर एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है देखो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, लिखो चूंकि गोलीय पृष्ठ का व्यास अत्यंत सूक्ष्म है, तब इस स्थिति में अल्फा बीटा व गामा की टेंजेंट लेने पर, टेंजेंट लेने पड़ेंगी, टेन लेंगे, अब क्यों लेंगे अभी आपको बताऊंगा। यानी कि कहने का मतलब है देखो अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर टेन बीटा, गामा बराबर टेन गामा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, देखो प्यार से समझना भैया, यहाँ देखो हमें जो कहा है अब चाहिए वैल्यू काय की, अल्फा की, बीटा की और गामा की वैल्यू चाहिए। अब कैसे मिलेगी, हम पे कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, हम कौन सा फॉर्मूला लगा करके, इसमें हमने टेन ही क्यों लिया उसका आंसर दे रहा हूँ। यहाँ देखो हम पे देखो यहाँ पे एक तो लंब अवेलेबल है, हमने माना था अपनी तरफ से h, और यहाँ पे भैया हम पे आधार अवेलेबल है। ये दूरियां हम जानते हैं बचपन से, ये वस्तु की दूरी होती है, ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है, जानते हो। तो भैया ये सारी चीज़ें हमें मालूम थी, हमें आधार पता है और लंब पता है, लंब और आधार काय में आता है, क्या टेन में नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने जानबूझ करके टेन ही लिया, क्योंकि अगर हमें लंब और आधार पता हो तो बड़ी आसानी से हम टेन थीटा लगा करके अल्फा को ज्ञात कर सकते हैं, जो कक्षा 9 में जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा नहीं था, टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा था, लंब बट्टे आधार, जो को पढ़ा था। तो इसीलिए मैंने जानबूझ करके इसमें टेन लिया है, क्योंकि हम पे जो वैल्यूज हमारे हम पे जो मसाला अवेलेबल है भैया वो लंब और आधार का है, और इनका इस्तेमाल करके हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा क्या है, कौड़ी तो है, तो कौन कम मिलेगा, अगर हम पे लंब हो और आधार हो तो हम पे ऐसा कौन सा फार्मूला है, हम पे ऐसा कौन सा रेशियो जिससे हम थीटा निकाल सकते हैं, भैया वो है टेन। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐसा किया है। तो देखो टेन अल्फा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कहाँ है जीरा ए एम, आधार इतना देखो ए अल्फा वाला कोण यहाँ पे बनना है, इसके यहाँ तक की दूरी कितनी है माइनस का यू, तो माइनस का यू, यानी कि भैया ये तो एच है, एच अपॉन माइनस का यू। ठीक, आगे चलो टेन बीटा, बीटा बराबर क्या करेंगे, लंब कितना है ए एम बट्टे आधार, बीटा कहाँ, बीटा यहीं तो बनना है, आई और पी के बीच की दूरी माइनस का वी है भैया, बहुत अच्छे, तो माइनस का वी रखेंगे, यानी कि एच अपॉन माइनस का वी, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे, गामा लंब बट्टे आधार, लंब क्या है ए एम, आधार क्या है बोलो, एक गामा कहाँ गया, जेरा गामा, जे 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 कितना है माइनस का आर है, माइनस का आर।
अब तुम मुझसे कहोगे भैया ये डिस्टेंस तो अपने ध्रुव तक का माना था, यहाँ से क्यों डिनोट कर रहे हो? मैंने कहा कही है, वाल कहा कही, बहुत छोटे व्यास का है तो भैया ये जो एम है ये पी का रोल अदा करेगा। तो डिस्टेंस हमने जो पी से मानी थी वो भैया हम एम से ले लेंगे, क्योंकि बहुत छोटे व्यास का है, बहुत सबको छोटा सूक्ष्म है, तो एम लगभग बराबर काय के होगा पी के, इसीलिए सारी डिस्टेंस को मैं अब एम से लेकर के चल रहा हूँ। मैंने बता भी दिया था कि एम लगभग बराबर होगा काय के, पी के। आगे चलो, बस हो गया डेरिवेशन, एच अपन माइनस, क्या डरना थोड़ी है। अब कुछ नहीं करना, देखो ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया, उसको लेकर के जामा डाल दो, अपना आंसर आ जाता है। तो भैया यहाँ से थोड़ा सा रफ करता हूँ, अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख n1 अल्फा का वैल्यू माइनस के एच अपॉन यू माइनस का n2 बीटा का वैल्यू एच अपॉन माइनस का v बराबर गामा n1 माइनस का n2, गामा का वैल्यू रख दो भैया, कितना है, कहाँ गया गामा का वैल्यू, एच अपॉन माइनस के r और n1 माइनस का n2। ठीक है भैया, तो आगे देखो, यहाँ से देखो ये h से h कट गया और ये माइनस है वो अंदर घुस जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो n2v माइनस का n1 अपॉन यू बराबर में माइनस अंदर घुस जाएगा, तो क्या बनेगा n2 माइनस n1 अपॉन r इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। भैया यही हमें चाहिए था, हो गया, बड़ा ही सिंपल सा है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है, आपको चित्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड में क्या लिखोगे, उपरोक्त सूत्र अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के गोली दर्पणों के लिए है, लेकिन कब है, जब भैया किरण आपकी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब है। अगर इसके विपरीत सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, यानी कि क्या देखो, जब विरल माध्यम से सघन में जा रही है तब विरल का अपवर्तनांक कितना है, n1, सघन का अपवर्तनांक कितना है, n2, यानी कि पहला माध्यम n1 हो गया, दूसरा माध्यम n2 हो गया। कब हो गया, जब किरण विरल से सघन में जाती है तब। लेकिन अगर ये किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब क्या होगा, यहाँ देखो, सघन माध्यम से विरल में जाएगी तब पहला माध्यम सघनमन हो जाएगा, दूसरा माध्यम विरल हो जाएगा। तो भैया क्या करेंगे, n1 का रोल कौन अदा करेगा, n2, क्योंकि सघन से क्या में जाएगी, विरल में जाएगी, और n2 का रोल कौन अदा करेगा, n1। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे नीचे लिखोगे, यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब कुछ नहीं करेंगे, n1 इंटरचेंज हो जाएगा n2 से, तो यानी कि जहाँ पर n2 है वहाँ n1 रख देंगे और जहाँ n1 है वहाँ पे n2 रख देंगे। तो क्या बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा आपका n1 अपॉन वी माइनस का n2 अपॉन यू बराबर में n1 माइनस n2 अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं है, तब बनेगा आपका ये फॉर्मूला। तो बस इसी के साथ आपका डेरिवेशन होता है समाप्त। तो मैंने बखूबी कोशिश की आपको समझाने की, आपको समझ में कैसा आया, पल्ले पड़ी कहानी के नहीं पड़ी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है मैं आपको बता चुका हूँ, बनाने का बड़ा ही सिंपल तरीका मैंने आपको कराया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना, अगर समझ में आया या कोई दिक्कत रह रही है या कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं ईश्वरचंद तेनगुड़ी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़ोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।